दर्शक जानते होंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक पुस्तक प्रोन्नयन के लिए एक एपेक्स बॉडी है और हम लोगों का प्रयास है कि भारत के हर बच्चे को उसकी अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्र भाषा में किताबें मिलें। तो इस तारतम्य में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अभी तक देश की 55 बोली और भाषाओं में 18,000 से अधिक किताबें छाप चुका है। और चूँकि गोवा देश का एक महत्वपूर्ण वैश्विक राज्य है, जिसको यू कैन से इट्स अ ग्लोबल स्टेट, और यहाँ की जो खूबसूरती है वो यहाँ की भाषा कोंकणी में छुपी हुई है। तो पिछले साल हम लोगों ने इसी अप्रैल महीने में गोवा में एक कार्यशाला किया था, जिसमें हम लोगों ने 20 किताबों के अनुवाद का काम हाथ में लिया था। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो जो 20 किताबें हैं वो किताबें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत द्विभाषी बनी थी। यानी 9 किताबें हिंदी और कोंकणी और 9 किताबें अंग्रेजी और कोंकणी, जिसमें दोनों भाषा की सामग्री साथ में चित्र समान रहते हैं। तो वो 20 किताबें हम लोगों ने हमारा जो कल उद्घाटन सत्र हुआ था उसके अंदर उसका लोकार्पण भी किया गया। और क्योंकि यहाँ पर इस भाषा के जरिए हम लोगों को उनकी संस्कृति से, उनकी ज़मीन से, उनके भोजन से, उनके क्लॉथ से, उनकी परंपराओं से, उनके विज्ञान से जोड़ सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार जो 3 दिन की कार्यशाला है उसमें 32 अनुवादक हैं और 38 किताबों का काम लिया गया। ये सभी बच्चों की किताबें हैं और इन बच्चों की किताबें थोड़ी डाइवर्सिटी है। यानी कुछ किताबें 6 से 8 साल के बच्चों के लिए, कुछ किताबें 8 से 12 के लिए और कुछ किताबें 12 से 14 साल के एडोलसेंस एज के बच्चों के लिए भी हैं। तो हमारी इस तरीके से हम चाहते हैं कि कोंकणी भाषा में गोवा के बच्चों के हर आयु वर्ग के लिए किफ़ायती मूल्य में गुणवत्तापूर्ण और स्तरीय पुस्तकें मिलें, इसलिए ये पूरी कार्यशाला। सर, आपने बहुत सारे जो किताबें उसका संपादन भी किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई एम फॉर्चुनेट कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने मुझे अवसर दिया कि मैं देश की लगभग अभी तक 26 भाषाओं में किताबों पे काम कर चुका हूँ। इसके अंदर कुछ बड़ी बोली भाषाएं जिसके अंदर हम कोंकणी को मानते हैं, कोंकणी है या सिंधी है या मराठी है या तिब्बतन है। इसके अलावा हमने जैसे बस्तर की बोलियां हैं, बस्तर की कुछ ऐसी बोलियां जिसको खत्म हो रही है, दोरली है, धुरबी है, या वहाँ की बड़ी भाषाएं जैसे हल्बी है, गोंडी है, भतरी है। छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी, झारखंड की कुछ ऐसी बोलियां जिसको बोलने वाले 1000 लोग मिली बचे हैं, जैसे असुर है, पहरिया है, शबर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो एक बड़ा एरिया है वहाँ की डायलेक्ट है, मालवी है, निमाड़ी है। इन सभी भाषाओं में हम लोग किताबों पे काम कर रहे हैं। ये जो खत्म होने वाली भाषाएं हैं उसमें किस तरह से काम हो रहा है सर? एक्चुअल कल मैं आपको बताऊं, आपको सुन के आनंद आएगा। जब हम असुरी भाषा के लिए काम कर रहे थे, असुरी झारखंड की एक बोली है, तो उसमें हमको तलाशने पे केवल एक अनुवादक मिला। उसके बाद में उसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहा। तो वो क्या था कि लिख नहीं पाता था, पढ़ तो लेता था। अब उसमें ये हुआ कि जब हम दशरथ असुर को लेकर आए तो पहले तो उसने बोला कि मुझको दिखता ही नहीं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो हम लोग उसको, मैंने बोला इसकी समस्या और कुछ है। उसको मैं आँख के डॉक्टर क्या ले गया, मालूम पड़ा कि उसकी शॉर्ट साइट वीक थी। उसको एक चश्मा लगवाया, वो बड़ा खुश हो गया, उसको 2 चश्मे दिलवा दिया, वो पढ़ने लगा। तो अब होता क्या था कि वो बोलता था, हम लोग साथ में वीडियो रिकॉर्ड करते थे, फिर लिखते थे, फिर लिखने के बाद उसको टाइप कराते थे, फिर उसको दिखाते थे। तो वो कहता था ट नहीं ठा होना चाहिए, छोटी मात्रा नहीं बड़ी होना चाहिए, अइया होना चाहिए। तो ऐसे करके भी हम लोगों ने किताबों पे काम किया है। जो खासकर असुरी को लेकर था, बिरहोरी, बिरहोर जो है उनको कहा जाता है कि बंदर खा लेते हैं, वो एकमात्र ऐसी ट्राइब है। उसके लोग बड़े मुश्किल से मिले। पहरिया जो है वो पहाड़ से नीचे नहीं उतरते ट्राइब्स, तो वो लोग थे। इसके अलावा जो झारखंड की कुछ मेजर लैंग्वेजेस हैं, जो संताली है, मंडारी है, कुड़ुक है, हो है, खड़िया है, इन सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। क्योंकि होता क्या, आपको बताएं कि जिन ट्राइबल ग्रुप्स में शिक्षा आ जाती है
जिनके लोग बड़ी नौकरियों में आ जाते हैं तो वो भाषा भी विकसित हो जाती है। और जिनके लोगों की नौकरियों में नहीं रहते हैं, जो लोग अपने गांव से बाहर नहीं निकलते, उनकी भाषाएं क्या होता है कि जो लोकल माइग्रेशंस होते हैं, जैसे कि एक कोंकणस्थ मजदूरी करने के लिए कर्नाटका के किसी हिस्से में चला गया, वो जब थोड़े दिन बाद लौट के आएगा ना तो उसे मालूम नहीं पड़ेगा कि उसकी कोंकणी में कितने शब्द कन्नड़ के मिल गए। तो ये एक पूरे देश का हिस्सा है। जब बस्तर में दोरली बोलने वाला नक्सलाइट के हमले और इधर सुरक्षा बल के डर दोनों से भाग के वारंगल चला गया, जब वो वारंगल से लौट के आया तो उसको यही नहीं मालूम पड़ रहा था कि उसकी दोरली में कितने शब्द तेलुगु के मिल गए, क्योंकि जो भाषाओं का स्वरूप है ये तो बहुत साधारण सा बदलता है। 10 किलोमीटर पे कैसे बदल रहा है हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो किसी डर के कारण, किसी भय के कारण, रोजगार के कारण या अन्य किसी कारणों से या बलात् लोगों का जब पलायन होता है तो पलायन के साथ में भाषा का जो मूल तत्व है, मूल एसेंस है, वो उसके नए जगह जहाँ पर गया है उससे वो मिक्स होने लगता है। तो ये एक पूरी भारतीय भाषाओं के सामने चैलेंज है कि उनको मूल रूप से बचाने के लिए कम से कम ये डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाए। एक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि हर लैंग्वेज के पास अपनी डिक्शनरी नहीं है, हर एक के पास में अपनी वोकैबुलरी नहीं है। लेकिन क्या होता है जब 5 किताबें ट्रांसलेट होती है तो यू शुड हैव लिटिल बिट सम स्टैंडर्ड ऑन द मानक विथ यू। और भविष्य में उन भाषाओं पे जब कभी कोई काम करेगा तो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा, नहीं यार ये तो तेलुगु से माइग्रेट होके आ गया। हालांकि भाषाओं की खूबसूरती यही है, सभी भारतीय भाषाएं जो है, बहता पानी निर्मला है, पानी बहता रहता है तो निर्मल रहता है। और आदिवासी बोलियों की तो खासियत ही है कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई शब्द उनकी बोली में या भाषा में नहीं है तो दूसरे से उधार लेते हैं और वापस कर लेते हैं। देखिए एक चीज याद करके, जो भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं और ट्राइबल लैंग्वेज है उनमें 2 मेजर फर्क है। पहला चीज तो ये है कि जो आदिवासी बोली के लोग हैं वो लोग कम में काम चलाते हैं। कम में काम कैसे चलाते हैं, जैसे कि मुझको जाना नारायणपुर, हम और आप बोलेंगे कहाँ जाना, नारायणपुर। ट्राइब बोलेगा नारायणपुर, यानी वो 4 शब्द में काम चला लेता है और दूसरा संचय नहीं करता। जैसे हम लोगों की आदत है, हमने अंग्रेजी से, डच से, पोर्तुगीज से, स्पेनिश से जो शब्द मिले हमने उसको समाहित कर लिया। लेकिन वो क्या करते हैं कि हम रखेंगे नहीं, आज इस्तेमाल किया और वापस कर दिया, मेरा मूल वही रहेगा। तो जब हम छोटी लैंग्वेजेस के लिए काम करते तो ये एक चैलेंज होता है कि हमें एक तो सटीक व्यक्ति मिले जो अपनी भाषा के मर्म को जानता हो, और सटीक व्यक्ति मिले जो उस भाषा में जो संक्रमण हो रहा है उसको पहचान के उसको थोड़ा अलग कर सके। आपने जो लैंग्वेज के बारे में बताया, भाषाओं के बारे में बताया, इसी तरह से कोंकणी भाषा बहुत पुरानी भाषा है जी। तो अभी जो कोंकणी भाषा और उसके ऊपर होने वाले जो परिणाम है, मतलब यहाँ पर बहुत पहले से इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर राज किया, तो कर्नाटका से है, केरला से है, बहुत सारे राजाओं ने राज किया। तो उनकी भाषाओं का यहाँ कोंकणी पर जो परिणाम हुआ है या कोंकणी भाषा से जो लोग शब्द लेके गए हैं, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? जो देखिए, जैसे मैंने बोला कि गोवा एक वैश्विक राज्य है देश का, और चूँकि गोवा हमारे देश की आज़ादी के बहुत बाद में आज़ाद हुआ और इस पर पोर्तुगीज प्रभाव पहले से रहा है। तो देखिए एक चीज़ है कि जो वैश्विक प्रभाव यहाँ के हैं वो स्वाभाविक है। हर भाषा के 2 स्वरूप होते हैं। जैसे अरेबिक है तो अरेबिक एक क्लासिक अरेबिक है जिसके अंदर कुरान, हदीस और बहुत सारा लिटरेचर लिखा है। लेकिन जो इजिप्ट की गलियों में या आबू धाबी के सड़कों पर जो अरबी बोली जाती है उसको आमी कहते हैं। आमी है ना, आम अरबी। ठीक इसी हिसाब से कोंकणी के साथ भी, कोंकणी एक शास्त्रीय कोंकणी अलग है और जो लोक कोंकणी है वो एक अलग है। अब गोवा में हम कोंकणी को लोक के रूप में हमको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे ही इस तरफ बढ़ते चले तो हम कर्नाटका की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तरफ तो रत्नागिरी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जाहिर है कि एक जो मानक भाषा है वो सब जगह नहीं रहेगी, वो सबका विस्तारित होगा। और सभी भाषाओं के साथ में
जैसे बुंदेली के आप देखें तो जबलपुर की जो बुंदेली है उसमें आपको गोंडी का टच मिलेगा, लेकिन जैसे आप चित्रकूट की बुंदेली में आएंगे तो उसमें अवधी का संपर्क मिलने लगता है। ये सभी बोली भाषाओं के साथ में आता है। जैसे कि ब्रज है तो ब्रज में मथुरा की ब्रज की मधुरता अलग है, और जैसे अलीगढ़ की तरफ हम ब्रज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो कुरु है, खड़ी बोली, उसका असर दिखने लगता है। तो यही चीज़ कोंकणी के लिए है, क्योंकि देखिए पहला चीज़ तो ये कि हम कोंकणी को हम यदि इसको लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, यानी सब लोग इसको स्वीकार करें, तो हमको इसके सभी स्वीकार्य रूप के साथ में आना पड़ेगा। लेकिन साथ में कोंकणी के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो कोंकणी का जो एंशियंट लिटरेचर है, उसके लिए उसके शास्त्रीय स्वरूप को भी रखना पड़ेगा। जैसे कि रामायण के साथ है ना कि शास्त्रीय रामायण पढ़ना हो तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, और लोक रामायण पढ़ना है तो आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, कोई अवधि में लिखी हुई। तो यही कोंकणी के साथ में दोनों स्वरूप को सहेजना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये कि हमको सतर्क रहना पड़ेगा कि किस सीमा तक इसमें संक्रमण हो। ऐसा ना हो कि जैसे वर्ल्ड में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारी भाषाओं को स्पेनिश गटक गया, या लैटिन अमेरिका की कुछ लैंग्वेजेस को अंग्रेजी ओवर पावर कर गया। इवन यूरोप के कंट्रीज में भी बहुत सारा हुआ। तो इसके लिए हमको सतर्क तो रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि उसकी शास्त्रीयता के स्वरूप के लिए कार्य करने वाले पांडित्यपूर्ण लोग हों, और लोक के लिए कार्य करने वाले ये लोग हों जो कि जैसे हम लोगों का काम है, हम लोग बच्चों से क्यों पढ़ाना चाहते हैं। यदि बच्चा कोंकणी में पढ़ने की आदत डालेगा तो साइमल्टेनियसली वो जब आगे बढ़ेगा तो वो शास्त्रीय पुस्तकों को पढ़ने में उसका मन लगेगा। यदि हमने पहले से उसको जटिल दे दिया तो पढ़ेगा ही नहीं। ये एक इसमें फर्क है। मैं इसमें आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर जब हम निमाड़ी में वर्कशॉप कर रहे थे, तो निमाड़ी में क्या है कि एक अन्य का स्वर आता है। ट्रांसलेटर बोले हमारे तो ये होता है। हमने उनको बोला कि हिंदी में जो बच्चा पढ़ रहा है उसने तो इस स्वर को पढ़ा ही नहीं है। जब उसको यहाँ पर नया स्वर या व्यंजन दिखेगा तो यहीं अटक जाएगा। इससे बेहतर है कि इसको फिलहाल रहने दो। जब बच्चे को निमाड़ी पढ़ने की आदत पड़ जाए, 7वीं 8वीं 9वीं में आ जाए, तब उसको ये इंट्रोड्यूस करो और उसके बाद में इसको शुरू करो। तो हमको भाषा को स्थापित करने के लिए फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है और रिजिड भी होना पड़ता है। सर, अभी ये तो छोटे बच्चों वाली किताबों का ये है कार्यशाला है, इसका ट्रांसलेशन का। तो अभी कोई और दूसरे साहित्य का ट्रांसलेशन का कोई कार्यशाला लेने का कोई प्लान है सर? इस कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर हमारे डायरेक्टर युवराज मलिक जी ने यहाँ के लोगों से आह्वान किया था कि भविष्य में बहुत जल्दी यहाँ की ओरिजिनल राइटिंग्स पे काम हो। जैसे यहाँ के लोग, यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ के विशिष्ट चरित्र, यहाँ का भोजन, यहाँ का फ्लोरा फोना, जिसको लोग कम जानते हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ बच्चों की किताबें डेवलप की जाए और उन किताबों पे ओरिजिनल कोंकणी में काम हो और साथ में उनका अदर इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी हो। तो डायरेक्टर ने कल अपने भाषण में बोला है, और मुझे लगता है कि जो स्थानीय साहित्यिक संस्थाएं और लोक समाज है वो इस प्रपोजल को आगे बढ़ाएगा, और नेशनल बुक ट्रस्ट से जो भी सहयोग होगा तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ से